Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video. My name is Raza and you are watching Learning Mentor YouTube channel. So guys, let's start with our second lecture. और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिससे हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें, उस चीज़ को हम डाटा कहेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं, ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई ना कोई हम फंक्शन या कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उसके रिसर्च के बाद हम उससे कोई ना कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, तो ऐसा डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा क्या है? ऐसा डाटा जो कलेक्टेड होता है, क्लासिफाइड होता है, टैबुलेटेड होता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है कोई खास मकसद के लिए या खास इंफॉर्मेशन के लिए, तो ऐसे डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। या दूसरे आसान अल्फाज में कहूँ, ऐसा डाटा जो हमें कोई रिसर्च कंडक्ट करने के बाद हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे, वो हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो आगे है कि हम वो प्राइमरी डाटा वो हम हासिल कर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि हम ज़ाती तौर पर खुद कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करें और अपना डाटा कलेक्ट करें, तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर हम वो इन्वेस्टिगेशन ज़ाती तौर पर खुद करने की बजाय किसी थर्ड पार्टी या किसी पर्सन से कहें कि वो हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करे या लोगों को इंटरव्यू करे और हमें डाटा ला के दे, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वन है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनरीज। तो ऐसा डाटा या ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर हम लोगों से क्वेश्चन पूछ के अपना डाटा हासिल कर रहे हैं, वो इस चीज़ के अंदर आएगा। फोर्थ वन है कलेक्शन थ्रू इनोमिनेटर्स। ऐसा डाटा जिसके अंदर हम कोई ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या आसान अल्फाज में जैसे कहते हैं ना, ठेकेदार रख लेना, या ऐसे पर्सनस को रखना जो हम प्रोजेक्ट बेस पे रखें और उनसे हम कहें कि हमें डाटा ला के दें, तो ऐसे तरीका को कहेंगे हम कलेक्शन थ्रू नेमोरेटर्स। लास्ट वन है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्स। तो हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं या एजेंट्स हैं, जैसे कि कॉल सेंटर हो गए या टेलीकम्युनिकेशन वाले खुद हो गए। हम उनसे जब कोई ना कोई डाटा इकट्ठा करेंगे या कोई भी सेक्टर होगा जिनसे हम अपना डाटा इकट्ठा कर लें, वो कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्स में आएंगे। नेक्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा हम कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? बहुत सारे ऑफिशियल गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, जैसे कि पब्लिकेशन का हो गया या फाइनेंस का हो गया, मिनिस्ट्री का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया या स्टेट बैंक हो गया, रेलवे का हो गया। कोई ये तमाम जितने भी अदारे हैं, इनसे हम अपना सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन से या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से हम अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई टेक्निकल या ट्रेड जर्नल या न्यूज़पेपर से भी हम अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, या कोई भी रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट्स जिनसे हम अपना सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, वो सब इस चीज़ के अंदर आएंगे। आगे है पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन क्या है? किसी भी जगह पर मौजूद किसी भी यूनिट की टोटल अमाउंट या उसकी तादाद, वो हमारी पॉपुलेशन में आएगी। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ह्यूमंस की तादाद, वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन आएगी। पाकिस्तान के अंदर मौजूद दरख्तों की तादाद, वो दरख्तों की पॉपुलेशन आएगी। पाकिस्तान में मौजूद डॉग्स, कोई बर्ड्स या जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी तादाद, वो एनिमल्स की पॉपुलेशन कहलाएगी। फिशेस की समुंदर के अंदर किसी एक ख़ास इलाके के अंदर तादाद, वो फिशेस की पॉपुलेशन आएगी। तो किसी इलाके में किसी भी चीज़ की तादाद को हम उसकी पॉपुलेशन कहेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये सैम्पलिंग फ्रेम स्टैटिस्टिक का एक वर्ड है कि किसी भी अ, मतलब कि इसको हम इस तरह कहेंगे, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, के एक पॉपुलेशन के अंदर तमाम एलिमेंट्स की जो लिस्ट होगी, वो हमारी सैम्पलिंग फ्रेम होगी। इसको हम दूसरे अल्फाज में कहें,
सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, एक हमारे लिए अंदर एक कंटेनर है या एक बर्तन है जिसके अंदर हमने कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो कंटेनर एज अ सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा। आगे है एडवांटेजेस क्या है सैम्पलिंग के। सैम्पलिंग का तरीका क्या क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमारे पास जितने भी टोटल यूनिट मौजूद हैं उनमें से रैंडमली या अपनी मर्जी से किसी भी एक यूनिट को लें, उसके ऊपर टेस्ट करें, तो ये तरीका क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो फ़ायदा है कि हमने कोई एक यूनिट लिया, उसके ऊपर सैंपल कोई ना कोई रिसर्च कंडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डॉग्स हैं, डॉग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक डॉग को लूँगा और उसके ऊपर अपनी रिसर्च कंडक्ट करूँगा और उसके अंदर अंदरूनी पार्ट्स को डिफाइन कर दूँगा। तो इसका मुझे सबसे पहले फ़ायदा होगा कि ये मुझे टाइम और मनी को सेव करेगा। कैसे? अगर मैं लेट्स सपोज उन तमाम डॉग्स को या इस दुनिया में मौजूद तमाम डॉग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक डॉग को लेता हूँ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि मैं सारे ही डॉग्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह लग जाऊँ, तो क्या होगा, मेरे लिए इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा पैसों का ज़ियाँ भी होगा। तो किसी एक यूनिट के ऊपर रिसर्च करना हमें टाइम और पैसे दोनों की बचत देता है। सेकंड वन में भी वो यही बता रहा है कि हम जब एक ही यूनिट के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो हमें इतना टाइम सेविंग होता है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, तो मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है। थर्ड वन में भी वो यही चीज़ को कह रहा है कि हम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलो अप हासिल कर देते हैं, यानी कि एक ही सैंपल के ऊपर कंडक्शन या एक ही सैंपल के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके हम उसकी क्यूरीज वगैरह चेक कर लेते हैं या अपने सर्वे को हासिल कर लेते हैं। फोर्थ वन में वो क्या कह रहा है कि सैम्पलिंग कहाँ पे करनी चाहिए। सैम्पलिंग हम उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा मकदार में होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम सैम्पलिंग कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब एरर क्या, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, एरर क्या है, गलती। तो हमारी रिसर्च के कंडक्ट होने के बाद हमें कोई रिजल्ट हासिल हुए, अगर हमारे उस रिजल्ट में और एक्चुअल रिजल्ट के अंदर कोई डिफरेंस आ जाए तो हम उसे कहेंगे एरर। तो सैम्पलिंग के अंदर भी हमारे ड्राइव किए हुए एस्टिमेशन और ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू के अंदर अगर कोई फ़र्क आ जाए तो हम उसे कहेंगे सैम्पलिंग एरर्स। फार्मूला मौजूद है, सैम्पलिंग एरर्स इज इक्वल टू एक्स बार माइनस अयोटा। आगे है नॉन सैम्पलिंग एरर, ऐसे एरर्स जो उनके खुसूसियात यानी कि एट्रीब्यूटेबल नहीं होते, जो सैंपल के एट्रीब्यूट में शामिल नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारी कलेक्शन के डाटा कलेक्शन के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं, ऐसे सैंपल्स हम ऐसे एरर्स को नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे। नेक्स्ट वन है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग नाम से ही जाहिर है एक ऐसी सैम्पलिंग जिसके अंदर हम अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं या अपनी पर्सनल जजमेंट के ज़रिए किसी यूनिट्स को लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और हर बार जब भी हम रिसर्च करेंगे उन्हीं यूनिट्स को लेंगे, तो ऐसे ही हम चीज़ को कहेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग भी बिल्कुल यही चीज़ है कि हम इसके अंदर भी सैम्पलिंग अपनी पर्सनल जजमेंट के ज़रिए अपनी पसंद की चीज़ के ऊपर हम सैम्पलिंग करेंगे और उसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं उनके ऊपर हम सैम्पलिंग नहीं करेंगे। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये होगा कि हमें कोई भी एक फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पता है कि यार एक रिसर्च कंडक्ट हुई हमारी मर्ज़ी की, नेक्स्ट टाइम हम उसे चलाते जा रहे हैं और हमें फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है हर बार। दूसरा है ये एक बड़ा क्विक हो जाता है कि हम हर बारी उन एक ख़ास स्टेप से गुजर रहे होते हैं और स्टेप से गुजरते गुजरते हम उसके आदी हो जाते हैं। थर्ड वन है वो कॉस्ट रिडक्शन दे देता है कि हमें हर बार करने से हमें कोई ना कोई कॉस्ट के बेनिफिट हासिल होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ऐसी सैम्पलिंग जिसके अंदर हम सैंपल फ्रेम में से रैंडमली किसी भी यूनिट को लेके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं।
तो ऐसे सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। टाइप्स मौजूद हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आगे हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस। अच्छा, कोटा सैम्पलिंग के बारे में आपको मैंने बताया था कि कैसी सैम्पलिंग है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी के यूनिट्स को लेके उनके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च कर देते हैं, जिसके हमें थोड़े से बेनिफिट भी थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? इस तरीके के अंदर हम एक खास मेथड को फॉलो करते हैं, हमें उसी मेथड को हर बार फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे। इसका हमें आगे आएगा कि अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, इफ रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट एम्प्लॉयड इट इज नो लॉन्गर थ्रेटिकल पॉसिबल टू एवेल्युएट द सैम्पलिंग एरर। अगर हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते हैं तो हमें रैंडम सैम्पलिंग से के ना होने की वजह से कुछ ना कुछ एरर्स जो हमें उस सैम्पलिंग के अंदर मौजूद होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि हम अपनी मर्जी के खास यूनिट्स के मुताबिक चल रहे हैं। थर्ड में भी वो यही बात बताते हुए चल रहा है कि वो पर्सन जो वो सैम्पलिंग करना चाह रहा है, वो एक साइंटिस्ट है या एक इंटरव्यूअर है, वो क्या करता है, अपनी मर्जी के पर्सन, अपनी मर्जी के यूनिट्स को अपनी पर्सनल जजमेंट के मुताबिक लेता है और उनके ऊपर सैंपल रिसर्च कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एरर्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ पाते। माइट भी पॉसिबल एक यूनिट दूसरे यूनिट से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। जैसे कि मैं कह जाता हूँ कि यार मैं ह्यूमन साइकी के बारे में कोई रिसर्च कंडक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, चंद लोगों के पास जाता हूँ, उन लोगों के पास जो मेरी सोच के मुताबिक मेरे सवालों का सही सही जवाब या मेरे सवालों का मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब देंगे। अब हो सकता है कि एक पर्सन की साइकोलॉजी दूसरे पर्सन की साइकोलॉजी से डिफरेंट हो, तो क्या होगा, एक डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं अपनी मर्जी के जब लोगों से के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँगा, मुझे दूसरी जगह और अपनी रिसर्च का एक रिजल्ट पेश कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, जब अपनी मर्जी के लोगों के ऊपर रिसर्च करके रिजल्ट पेश कर दिया, थ्योरी बना दी, लेकिन मैंने उन लोगों को फॉलो ही नहीं किया जो डिफरेंट साइकोलॉजी हैं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे पास एक एरर मौजूद आ गया और उस एरर के बारे में ना मुझे पता होगा, ना मैं आगे जिनको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको पता होगा। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अगर हम उस क्वेश्चनरी को इस हिस्से से या इस चीज़ से बेताल्लुक भी करते हैं, यानी कि उसको कहते हैं कि यार अगर आप रैंडम सैम्पलिंग करें, कोटा कंट्रोल की बजाय, कोटा सैम्पलिंग की बजाय रैंडम सैम्पलिंग भी करें, तब भी वो उतनी अच्छी तरीके से इंटरव्यू नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी वो अपने पर्सनल जजमेंट के मुताबिक, पर्सनल लोगों के मुताबिक चल रहा होगा। और लास्ट में भी वो यही बात बताते कह रहे हैं कि द इंटरव्यूअर में स्टिल बी मेकिंग अनसूटेबल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि एक इंटरव्यू को कहा गया है कि आप साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल या साइकोलॉजी के बारे में कोई रिसर्च कंडक्ट करें और उसको 100 लोग प्रोवाइड किए जाते हैं। वो क्या करता है, अपनी मर्जी के कोई 10 बंदों को लेता है जो उसकी साइकोलॉजी से मैच करते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी मर्जी के लोगों को किया, क्योंकि वो पर्सनल जजमेंट कर रहा है ना, कोटा सैम्पलिंग में पर्सनल जजमेंट होती है, तो वो अपनी पर्सनल जजमेंट की वजह से एक अनसूटेबल सिलेक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था हमारा सेकंड लेक्चर। होप सो आपको हर एक पॉइंट की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।